देख रहे खबर बिहार। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। सबसे पहले बात करेंगे बाढ़ के कहर की। दरभंगा में बाढ़ का पानी निकालने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे भी चले हैं, पत्थरबाजी भी हुई। स्थानीय लोगों की माने तो वार्ड नंबर 6 के गली गली में बागमती का पानी जमा हो गया है और यही पानी वार्ड नंबर 5 से होकर निकलता है। लेकिन वार्ड 5 के लोगों ने नाले को जाम कर पानी रोक दिया था। इसी वजह से दोनों वार्ड के लोगों के बीच तनातनी हो गई और फिर इसके बाद विवाद बढ़ते बढ़ते मारपीट में तब्दील हो गई। बवाल की खबर जब पुलिस को मिली तो पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराया और जो नाला जाम किया गया था उसे खुलवाया गया। हालांकि किसी भी पक्ष की तरफ से लिखित आवेदन नहीं दिया गया। इस वजह से पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से विवाद हो गया है। दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे को सुनने की तैयार नहीं है, एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल पानी के निकासी को लेकर ये पूरा का पूरा विवाद हुआ है। मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस ने लोगों को समझाया, उसके बाद मामला शांत हुआ है। बाढ़ का पानी जो नदी का पानी है गली गली में नाला के द्वारा पानी आ रहा है वार्ड नंबर 5 में। इसके कारण विवाद में कुछ आदमी 5 वार्ड को रोक दिए थे, नाला को जाम कर दिए थे। मंदिर के पास है रोड से जो दक्षिण साइड का पानी है उसका निकास उत्तर की ओर होता है। इसमें कुछ लोग नाला जाम कर दिया था जिसके बात को लेकर के दोनों पक्षों में तनाव उत्पन्न हो गया था। वहीं दरभंगा हवाई अड्डे पर भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जमींदारी बांध टूटने की वजह से बागमती की पानी अब शहरों की ओर आने लगा है। हालांकि बांध को बांधने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन पानी के दबाव में ये कोशिश नाकाम साबित हो रही है, जिस वजह से पानी का बहाव तेजी से शहरों की ओर आ रहा है। केवटी प्रखंड के तो कई गांव डूब ही गए, लेकिन केवटी से बाढ़ का पानी तेजी से हवाई अड्डे के इलाके में आ रहा है। विधानसभा के सिडनिया बांध के समीप अलवारा नवटोल के पास है, जहां मेरे पीछे देखिए यहाँ एक कम्युनिटी किचन चल रहा था जो पिछले 2 दिनों से बंद पड़ा हुआ है। यूँ कहें कि यहाँ पर ये लोग 2 दिन से बंद, लोग परेशान है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम कागजात भी रखा है, साथ ही साथ यहाँ पे गैस सिलेंडर भी देखने को मिलेगा, कुछ अनाज भी मिल रहा है और साथ ही साथ आप देखिए इस कम्युनिटी किचन पर ताला भी बंद किया हुआ है और यहाँ एक ताला बंद किया हुआ। आप देखिए इसके अंदर जो है चारों तरफ जो गैस चूल्हा और खाने के जो सामान होते हैं, वो चाहे चावल हो, आलू हो, तमाम चीज़ यहाँ रखा हुआ है। बनाने के बर्तन भी रखे हुए हैं, लेकिन पिछले 3 दिनों से ये कम्युनिटी किचन बंद है। आप मेरे पीछे देखिए, ये लोग यहाँ के स्थानीय है, तमाम लोग आक्रोशित है। इन लोगों का साफ कहना है कि पिछले 3 दिनों से ये कम्युनिटी किचन बंद है। 3 दिन हो गया, 6 टाइम तो बन गया, 6 टाइम होगा इसे बंद है। 1000 से ऊपर आदमी है, आपको 700 खाना बनाइएगा, कैसे पूरा होगा? सर यहाँ पर आदमी का जनसंख्या है 800, खाना बनता है 400 का, तो वही 400 आदमी विवाद करता है। ये यहाँ के स्थानीय लोगों का साफ कहना कि आपसी विवाद के भी कारण इनका कम्युनिटी किचन यहाँ का जो चल रहा था वो बंद हो चुका है। पिछले 3 दिन से बंद है और जिला प्रशासन की तरफ से बात करें तो अभी तक कोई लोगों से मिलने नहीं आया। इन लोगों का साफ आरोप है कि जितनी जनसंख्या, जितने बाढ़ पीड़ित है उसके हिसाब से कम लोगों का खाना बन रहा था और जिसको लेकर आपस में लोगों को विवाद हुआ और उसके बाद ये कम्युनिटी किचन बंद है। जिला प्रशासन को इस बात को अभी सोचना चाहिए कि किस तरह इन बाढ़ पीड़ितों को मदद करें और इस बीच में आकर के और इन लोगों से वार्तालाप कर करके इन लोगों की समस्याओं का समाधान करें। मुकेश कुमार, जी मीडिया, दरभंगा। बिहार में जल प्रलय का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। सूबे के 14 जिले इसके जद में आ चुके हैं। सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, खगड़िया, सारण, समस्तीपुर और मधुबनी बाढ़ की चपेट में है। इन प्रभावित जिलों में 113 ब्लॉक के 1059 पंचायतों में बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। बाढ़ से कुल 53,64,183 लोग प्रभावित हो चुके हैं। 4,32,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। इन प्रभावित इलाकों में 19 राहत शिविर का संचालन किया जा रहा है, जिनमें 26,734 लोगों ने शरण ले रखी है। बाढ़ पीड़ितों के लिए 1,385 कम्युनिटी किचन का संचालन हो रहा है, जिनमें करीब 9,29,000 लोग भोजन कर रहे हैं। अभी तक इस बाढ़ में 13 लोगों की मौत हुई है। वहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कुल 31 कंपनियां राहत बचाव के काम में जुटी हुई है।
तो बाढ़ का कहर बिहार में ऐसा टूटा है कि 50 लाख की आबादी इसके चपेट में आ गई। 14 जिले इसके जद में हैं और दरभंगा की मानो तो दरिया ही बन गया है। बागमती समेत अधवारा समूह की तमाम नदियों ने दरभंगा में तांडव मचाया है। उधर मुजफ्फरपुर में बूंदी गंडक के दबाव में तटबंध तक टूट गया, जिससे बाढ़ का पानी कई गांवों में फैल गया है। वहीं बेगूसराय में बूढ़ी गंडक से खतरा तो बढ़ा ही है, बलान नदी भी उफनाई हुई है। बागमती ने दरभंगा को बनाया दरिया, मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक ने मचाया तांडव, बेगूसराय में बांध पर चढ़ा बलान का पानी। बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है। सबसे ज्यादा बुरा हाल दरभंगा का है। दरभंगा में अधवारा समूह की नदियों ने कहर बरपा रखा। बागमती ने तो केवटी प्रखंड को तबाह कर दिया। कई जगह तो पहले ही बांध टूट चुके हैं। अब बिरगे गांव का बांध भी धराशायी हो गया। बागमती का पानी गांवों में घुसने लगा है। बड़ी आबादी इसकी जद में आ गई है। वहीं बूढ़ी गंडक ने मुजफ्फरपुर में तांडव मचा रखा। सकरा इलाके के मोहम्मदपुर कोठी में बूढ़ी गंडक ने बांध को तोड़ दिया और नदी का पानी कई गांवों को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। बाढ़ का पानी मुरौल प्रखंड के कई गांवों में फैल गया है। मुरौल, बिलारी, सकरा प्रखंड इलाके प्रभावित हुए हैं। वहीं जिले के मीनापुर में भी बाढ़ की तेज धारा देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। पानी की तेज धारा की आवाज अब सुन भी सकते हैं और इस तेज धारा में सड़क पूरी तरह से टूट गई। बुरी तरह से फंसा हुआ है। माने इतना ना पानी आ गया है कि वो व्यवस्था नहीं है नाव को। तार के सहारे आता जाता है, वो सड़क तोड़ दिया है पानी। वहीं बेगूसराय में बलान का पानी बांध पर आ गया है। बछवाड़ा प्रखंड और मंसूर चक प्रखंड में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। तटबंध पर बलान का दबाव है, रिसाव भी हो रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो आने वाले दिनों में हालात बिगड़ सकते हैं। दो गेट है उसमें, उसके बावजूद भी दोनों से पानी निकल रहा है। प्रशासन की ओर से जो है सो एग्जीक्यूटिव से, एसडीओ से बात किया गया, तो वो लोग भी प्रयास कर रहा है, मिट्टी बैग में भर करके और वहाँ पे दिया जा रहा है। बाढ़ ने बिहार के हालात को बिगाड़ कर रख दिया है। 14 जिले इसकी जद में आ चुके हैं। दिनों दिन प्रभावित लोगों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जबकि अभी तो अगस्त का महीना ही शुरू हुआ है और इस महीने भी भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस बीच बड़ी खबर बता दें, सुशांत सुसाइड केस में बिहार पुलिस को अहम जानकारी हाथ लगी है। मुंबई में जांच कर रही है एसआईटी को जो जानकारी मिली उसके मुताबिक 9 जून से 13 जून के बीच सुशांत सिंह के मोबाइल में कई सिम बदले गए। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बिहार पुलिस को इसकी जानकारी मिल गई है। करीब 14 सिम बदले जाने की जानकारी बिहार पुलिस के हाथ लगी है, जबकि 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की खबर आई। एसआईटी को इस बात का शक है कि पूर्व सेक्रेटरी दिशा की मौत का सच सुशांत को पता चल चुका था। सूत्रों के मुताबिक मौत से पहले दिशा ने सुशांत को फोन कर कुछ जानकारी दी थी। सुशांत कहीं सच जाहिर ना कर दे, इसे लेकर सुशांत को डराया धमकाया जा रहा था। पुलिस सूत्रों की माने तो सुशांत के रूम पार्टनर सिद्धार्थ पिठानी को इन सब अहम राज्यों की जानकारी थी। यही नहीं, एसआईटी को बांद्रा सोसाइटी में सुशांत के घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज से भी छेड़खानी की आशंका जताई जा रही है। एसआईटी चाहकर भी सीसीटीवी फुटेज हासिल नहीं कर पाई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, फिर से नए जो तथ्य सामने आते जा रहे हैं और इसी बीच बड़ी खबर आ गई है और ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। दरअसल कहीं न कहीं लिंक तो है ही और इसे लेकर खुलासे हो चुके हैं और जो जांच कर रही है बिहार पुलिस के हाथों भी अहम जानकारी लगी है और ये भी दावा किया जा रहा है कि जो सीसीटीवी फुटेज है उसे भी कहीं न कहीं उस फुटेज के साथ छेड़खानी की गई है। और पूर्व सेक्रेटरी की बात की जाए, दिशा की मौत का सच सुशांत को पता चल चुका था। सूत्रों के मुताबिक से ये खबर आ रही है कि मौत से पहले दिशा ने सुशांत को फोन करके कुछ जानकारी दी थी।
वहीं इस पर विशेष जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष जुड़ चुके हैं लाइव। आशुतोष, हर दिन आप देख रहे हैं कि नए तथ्य सामने आ रहे हैं। आत्महत्या और हत्या के बीच जो ये गुत्थी सुलझी हुई है, लेकिन अब जो क्यों पुलिस के सामने आई है, क्या आपको लगता है वाकई एक साजिश के तहत सुशांत की हत्या ही की गई है? देखिए, अभी इसमें कुछ भी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर तय है कि अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे तो पुलिस सबसे पहले जिस चीज को इन्वेस्टिगेट करती है वो कोई भी क्राइम सीन में सबसे पहले मोबाइल नंबर खंगाला जाता है। और चूंकि बिहार पुलिस ने बहुत कोशिश की डॉक्यूमेंट्स हासिल करने की, चूंकि मुंबई पुलिस ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, इसलिए हम आपको डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं दे सकते हैं, आप कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए और उसके बाद हम डॉक्यूमेंट्स देंगे। लेकिन कुछ बाहरी तौर पर जो बिहार पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है उसमें कई चौंकाने वाली चीजें भी सामने आई हैं। उसमें एक ये भी है कि जो मोबाइल फोन सुशांत इस्तेमाल कर रहा था उसमें अचानक कई सिम कार्ड्स बदले गए हैं। एक अनुमान के तौर पर 14 सिम कार्ड्स बताए जा रहे हैं, वो भी 9 से 13 तारीख के बीच में। चूंकि 14 को सुशांत के आत्महत्या की खबर आई थी, तो 9 से 13 के बीच में कई सिम कार्ड्स बदले जाने की बात सामने आई है। और मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि कहीं ऐसी बात आ सकती है सामने। आपको याद होगा कि शेखर सुमन जब पटना आए थे तो उन्होंने तेजस्वी यादव के आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने ये कहा था कि 50 से ज्यादा सिम कार्ड से सुशांत के मोबाइल में चेंज हुए हैं, बदले गए हैं। तो उस वक्त हम लोगों को भी ये लग रहा था कि शायद ये उनका महज एक बयान हो सकता है, उससे ज्यादा कुछ है नहीं, हकीकत नहीं है। लेकिन जब एसआईटी इन्वेस्टिगेट कर रही है तो कुछ ऐसे भी तथ्य सामने आ रहे हैं। हालांकि एक अनुमान के तहत ये भी कहा जा रहा है कि शायद सुशांत को दिशा की हत्या से जुड़ी कुछ जानकारी या फिर कुछ ऐसा जानकारी मिल चुकी थी जिसको सुशांत जाहिर करना चाहता था अपने मन में। उस बात को सुशांत दबाए हुए था और रिया दबाव बना रही थी कि ऐसा कुछ ना करे, या फिर उसके मेडिकल रिपोर्ट की जानकारी सार्वजनिक कर दी जाएगी कि वो पागल, अगर कोई वो जानकारी लोगों को देता भी है तो उसकी बातों पर कोई भरोसा नहीं करेगा। तो कुछ न कुछ राज सुशांत के पास था जिसके कारण दबाव बनाया जा रहा था और शायद वो ये दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाए। और चूंकि परिवार वालों ने पहले ही कहा है कि सुशांत को दवा दी जा रही थी, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो, ये कोशिश की जा रही थी, ये साल भर से चल रही थी कवायद। तो कुछ ऐसा हो सकता है चूंकि एसआईटी इन्वेस्टिगेट कर रही है। और आपने देखा होगा कि पटना के सिटी एसपी मुंबई पहुंच चुके हैं, वो आज ही भेजे गए हैं, पहुंच चुके हैं। तो इन्वेस्टिगेशन जारी है, बिहार पुलिस बैठी नहीं है, वो अपना काम कर रही है, अपने स्तर से काम कर रही है। मुंबई पुलिस डॉक्यूमेंट्स जब देगी तब देगी, लेकिन जो प्राइमरी स्तर पर मैंने पहले भी कहा कि सबसे पहले किसी भी क्राइम से जुड़ी हुई घटना होती है उसमें सबसे पहले मोबाइल फोन्स खंगाले जाते हैं। ये पुलिस के लिए सबसे आसान काम होता है और जाहिर सी बात है पुलिस सिस्टम में ये कहा गया है कि अगर मोबाइल नंबर किसी शख्स का पुलिस के पास है तो पुलिस उसका इतिहास भूगोल सब चीज खंगाल सकती है। तो पुलिस अभी इसी आशुतोष, जैसा कि लगातार आप देख रहे हैं कि बिहार पुलिस वहां जांच कर रही है, लेकिन मुंबई पुलिस की तरफ से कई बार दस्तावेज नहीं दिए जा रहे हैं। आखिर क्यों नहीं सपोर्ट किया जा रहा है? दूसरी तरफ कई और बातें इशारे करती हैं। सीसीटीवी फुटेज की बात की जाए तो कहा तो यह भी जा रहा है कि फुटेज के साथ भी छेड़खानी की गई है, कि यूं समझे कि जो पूर्व सेक्रेटरी दिशा थी कहीं ना कहीं कुछ हुआ है, क्योंकि आप समझ सकते हैं एक हफ्ते के अंदर सिम बदले गए। तो अब जैसा कि बिहार पुलिस जब से गई है, आप देख रहे हैं कि लगातार पूछताछ कर रही है, क्या कोई और है ऐसी हम जानकारी मिली है और किस दिशा में अब पुलिस जांच करेगी? देखिए, एक चीज समझने की जरूरत है। कल डीजीपी ने खुद कहा है कि हम लोगों ने कोशिश की थी कि डॉक्यूमेंट्स जो है हमें मिल जाएं, लेकिन मुंबई पुलिस का कहना है कि चूंकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है और खुद रिया ने याचिका दायर की है कि ये केस जो है कहीं ट्रांसफर न किया जाए या पटना का केस जो है वो यहाँ मुंबई ट्रांसफर कर दिया जाए। उसके लिए उसके खिलाफ में बिहार सरकार भी कोर्ट गई है, कैविएट फाइल किया है उन्होंने। ये तो एक पहलू है। दूसरी बात ये है कि सीसीटीवी फुटेज से छेड़छाड़ की बात सामने आ रही है, एक आशंका जताई जा रही है, कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि बिहार पुलिस के हाथ में सीसीटीवी फुटेज अभी लगे नहीं है। पुलिस को इंतजार है और जिस वक्त फुटेज मिल जाएंगे स्वाभाविक तौर पर उससे एडिट या कट या पेस्ट या फिर उस दिन सीसीटीवी कैमरे ऑफ थे, ये सारी चीजें बात सामने आ जाएंगी। तो अभी ये डॉक्यूमेंट्स हाथ लगना सीसीटीवी फुटेज का, क्योंकि डीजीपी ने खुद कहा है कि अभी उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं मिली है, एफएसएल की रिपोर्ट नहीं मिली। आशुतोष, अभी तो कई ऐसे पहलू हैं और साफ तौर पर बिहार पुलिस कह रही है
कि चाहे कुछ भी हो जाए, जांच के लिए बिहार पुलिस हर वो कदम उठाएगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो सुशांत सिंह केस सिर्फ अब एक नाम नहीं है, यह नाम एक रहस्य बन गया है, जिसकी मौत की गुत्थी सुलझाने के बजाय मुंबई पुलिस ने उसे उलझाकर रख दिया है। मुंबई पुलिस की करतूत को लेकर अब गंभीर आरोप लगने लगे हैं। बिहार के डीजीपी ने मुंबई पुलिस पर जांच में सहयोग न करने को लेकर जो आरोप लगाए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। ना मारेगी दीवानगी मेरी, ना मारेगी आवारगी मेरी, के मारेगी ज्यादा मुझे मौत। सुशांत की रहस्यमयी मौत के मामले में मुंबई पुलिस के कई सारे लूप होल सामने आने लगे हैं। ऐसे में ये सवाल उठने लगे हैं कि कोई तो है जो नहीं चाहता कि सुशांत का गुनहगार सलाखों के पीछे हो। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने मुंबई पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि बिहार पुलिस के साथ लुकाछिपी का खेल हो रहा है। मुंबई पुलिस सुशांत मामले की जांच में सहयोग नहीं कर रही है। जरूर ऐसा कोई रहस्य है जो छिपाया जा रहा है। पुलिस गई तो बिहार पुलिस के साथ लुका छिपी का खेल हो रहा है। अगर कोई निर्दोष है तो उसको सामने आना चाहिए, कहना चाहिए कि सीबीआई हो, बिहार पुलिस हो, मुंबई पुलिस हो, लो जिसको पूछना है पूछताछ कर लो, जो सहयोग चाहे ले लो। हम हैं, हम निर्दोष हैं, हमसे क्या पूछना है, क्या सहयोग लेना चाहते हो लो। तो लुका छिपी का खेल करेंगे, एडवोकेट के थ्रू बात करेंगे, बहुत तरह की बातें हो रही हैं। तो कहीं न कहीं लोगों को लगता है कि इसमें दाल में कुछ काला है, कुछ गड़बड़ है, कुछ रहस्य है, कुछ चीजें छुपाई जा रही हैं। हालांकि बिहार के डीजीपी ने यह भी साफ कर दिया है कि रिया चक्रवर्ती की पटना पुलिस तलाश कर रही है, लेकिन जिस दिन सबूत मिल गए उस दिन रिया को जमीन से खोद कर भी निकाल लेंगे, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में छुपी हुई हो। मुंबई पुलिस शुरुआत से ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत की मिस्ट्री को सुलझाने के बजाय उस पर पर्दा डालने का काम करती रही है। पहले तो बिहार पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने से इनकार किया और फिर मुंबई पुलिस एक बड़ी जानकारी छिपाने लगी। सुशांत के केस मामले में अब बिहार पुलिस ने उस चाबी वाले की तलाश शुरू कर दी है जिसने खुदकुशी के बाद सुशांत के कमरे को खोला था। बिहार पुलिस चाबी वाले को मामले में महत्वपूर्ण गवाह मान रही है। उधर सुशांत के मामा रमेश कुमार सिंह ने जांच से जुड़े 12 सवाल पूछे हैं। सबसे पहला सवाल ये कि घटना के दौरान सुशांत का पालतू कुत्ता कहाँ था, क्या उसे शिफ्ट किया गया। दूसरा सवाल ये कि पुलिस के आने से पहले शव को क्यों छुआ गया, इस मामले में एफआईआर क्यों नहीं हुई। तीसरा सवाल, शव को कूपर अस्पताल क्यों ले जाया गया जबकि नानावटी अस्पताल पास में ही था। सवाल नंबर 4, सुशांत की डेड बॉडी को जिस एम्बुलेंस में ले जाया गया उसे रास्ते में क्यों बदला गया। पांचवा सवाल ये कि बांद्रा पुलिस ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की। रिया चक्रवर्ती, संदीप सिंह और सिद्धार्थ पिठानी की तुरंत गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। सुशांत केस में पटना पुलिस जिस हाउस मैनेजर से बात करने गई थी वो सैमुअल कौन है और कहां है। आठवां सवाल ये कि संदीप और सिद्धार्थ को आमने सामने बैठाकर सवाल क्यों नहीं हुए। नौवां सवाल, सुशांत का इलाज कर रहे मनोवैज्ञानिक से अब तक पूछताछ क्यों नहीं हुई। सवाल नंबर 10, सुशांत केस में जिस रिया चक्रवर्ती पर इतने संगीन आरोप हैं, आखिर वो कहां है, उसे किसने छिपा रखा है। उसके साथ ही सुशांत की मामा ने पूछा कि सुशांत का पोस्टमार्टम देर रात क्यों किया गया। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में समय का जिक्र क्यों नहीं है। सुशांत सिंह सुसाइड केस की जांच कर रही बिहार पुलिस ने आज सुशांत के फ्लैट का निरीक्षण किया। बिहार पुलिस की टीम ने घटनास्थल पर सीन का रिक्रिएशन किया और मौके पर ही सुशांत के साथ रहे कई लोगों से पूछताछ की। लेकिन इस पूरे मामले में अब बिहार पुलिस को एक महत्वपूर्ण गवाह की तलाश है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब क्राइम का ग्राफ फिर से चढ़ने लगा है। हाल के दिनों में एक बार फिर से राजधानी में क्राइम का ग्राफ बढ़ा है और शनिवार को पटना से सटे दानापुर में पैक्स अध्यक्ष की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई और आरोपी आराम से निकल गए। तो वहीं 2 दिन पहले पटना के 2 अलग अलग जगह से लाश मिली। हत्या कर लाश फेंकी गई थी, लेकिन किसने हत्या की, क्या हुआ, कुछ पता नहीं चला। फिर से बिहार में चढ़ने लगा क्राइम का ग्राफ। पटना में दिन दहाड़े पैक्स अध्यक्ष की हत्या, गिरती कानून व्यवस्था पर सियासी तकरार। कोरोना काल में बिहार का क्राइम ग्राफ चढ़ने लगा है। शनिवार को देख लीजिए, दानापुर में दिन दहाड़े पैक्स अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई और बीजेपी विधायक विरोध में सड़क पर बैठ गए। सिस्टम पर सीधा सीधा सवाल उठाते। बीजेपी के आशा सिन्हा जी के लोग के चुन चुन के मारा जा रहा है गोली। अब हम कुछ नहीं कहेंगे, लोग चुनाव आते देख रहे हैं कि इनको मेन लोग के हटा दें, रास्ता मेरा साफ हो जाए, चुनाव लड़ेंगे, इस तरह हो रहा है। इससे पहले शुक्रवार को पटना के कंकड़बाग में अधजली लाश मिली। आशंका हत्या की जताई गई।
तो वहीं एसके पुरी में डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया। उधर हाजीपुर में रिटायर्ड इंजीनियर की हत्या कर दी गई। यानी कहिए तो अपराधी बेखौफ होकर अपराध को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन सत्ताधारी इन वर्तमान की घटनाओं की जगह पिछले लालू राबड़ी शासन की ही दुहाई दे रहे हैं। एक ओर तो बिहार की जनता बाढ़ की विभीषिका से परेशान है, दूसरी ओर कोरोना का कहर कोहराम मचा रखा है और इस तरह के आपराधिक घटनाएं बढ़ने से बिहार की जनता चिंतित है। सरकार ने बिल्कुल ही बिहार की जनता को भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। सरकार नाम की कोई चीज बिहार में नहीं बची है। कानून का राज बिल्कुल चौपट हो चुका है। जिस पार्टी को जातीय हिंसा के उस खतरनाक और खौफनाक दौर पर कोई अफसोस नहीं है, जो अपहरण के उद्योग के तौर पर बिहार को चर्चित कराने वाली पार्टी रही है, उस पार्टी को अपने उस अतीत पर अफसोस नहीं है। और आज जब बिहार में कानून का शासन है तो यहाँ वो कमियां ढूंढते हैं। उनके सोचने पर जनता को भी तरस आती है और शायद यही वजह है कि बार बार अगर जनता धूल छटा रही है राजद और उनके समर्थक दलों को, तो इसका मर्म उन्हें समझना होगा। शनिवार को दानापुर स्थित शिवाला चौक के पास पैक्स अध्यक्ष, जो बीजेपी के नेता भी थे, कविंद्र प्रसाद राय, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। जबकि इससे एक दिन पहले पटना में 2 जगहों पर शव बरामद हुए और इसको लेकर ही आरजेडी यहां विधि व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रही है। लेकिन सत्ता पक्ष मौजूदा स्थिति को दरकिनार कर आरजेडी के शासन की विधि व्यवस्था की बात कर रही है। रजनीश, जी मीडिया, पटना। चुनाव आयोग को एलजेपी ने भी सुझाव भेजा है और इस सुझाव में एलजेपी की तरफ से कहा गया है कि अगर इस हालात में अक्टूबर-नवंबर में चुनाव हुआ तो अधिकारी और कर्मचारी की जान खतरे में रहेगी। और कुछ ऐसा ही स्टैंड मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी की भी है। एलजेपी के इस सुझाव को लेकर आरजेडी के दलित प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष ने चिराग पासवान पर निशाना साधा है। आरजेडी नेता अनिल साधु पासवान ने कहा कि रामविलास पासवान अपने पुत्र मोह में धृतराष्ट्र हो गए हैं। अनिल पासवान ने कहा कि एलजेपी सरकार में रहकर मलाई भी खाना चाहती है और जनता में अपनी अलग छवि भी बेहतर करना चाहती है। मैं तो आपको एक सलाह दूंगा कि आप हाथी पाल लीजिए, लेकिन भर मत पालिए। चिराग पासवान का जिस तरह रवैया है, वो तो हमें लगता है उत्तर कोरिया का जिस तरह शासक किम जोंग था, चिराग पासवान जी उसी के पथ चिन्हों पर चल रहे हैं। पटना में महिला उद्यमियों की तरफ से बनाए गए राखी को निजी संस्था ने पुलिस जवानों के बीच बांटा है और रक्षाबंधन के मौके पर निजी संस्था ने कोरोना वॉरियर्स पुलिस के जवानों के बीच ये राखी बांटा। वहीं कदमकुआ थानाध्यक्ष निशिकांत निशी ने बताया है कि महिला उद्यमियों की तरफ से स्वदेशी राखी पुलिस जवानों को दिया गया और निजी संस्था के कोषाध्यक्ष ने कहा है कि चाइनीज सामानों के बहिष्कार करने के साथ रक्षाबंधन के मौके पर स्वदेशी राखी बनाया गया है। हम लोगों ने सम्मान किया है पुलिस विभाग का और यहाँ के उद्यमी महिलाओं के द्वारा रक्षाबंधन के अवसर पर राखी बनाई गई है ताकि चाइना का विरोध हो सके और यहाँ की स्वदेशी सामानों का उपयोगिता बढ़ जाए और पुलिस वालों को सम्मान के तौर पे महिलाओं के द्वारा दिया गया है एक रक्षाबंधन। हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि आत्मनिर्भरता की ओर ये पहला कदम है जो महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही है और एक तरीके से इनका डबल फायदा ये हो रहा है कि हम लोग चाइना का विरोध भी कर रहे हैं और आत्मनिर्भर भी हो रहे हैं। इसी के साथ खबर बिहार में फिलहाल इतना ही, लेकिन जी बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।